देश में सबसे लोकप्रिय नेता? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। वसुंधरा जी को अगर आप अपनी बात समझाने में कामयाब हो गए तो निश्चित मानिए कि वो काम होगा। माथुर साहब से मेरा बहुत लंबा ताल्लुकात रहा है और ओम प्रकाश जी माथुर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रदेश के आम कार्यकर्ता तक उनकी पहचान है। दीपेंद्र शेखावत के बारे में अगर श्रीमाधोपुर क्षेत्र की जनता से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। डॉक्टर मंगल यादव आप पार्टी कांग्रेस पार्टी से घूमकर भारतीय जनता पार्टी में आए। डॉक्टर माधव सिंह अब की बार पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के मार्फत भारतीय जनता पार्टी में आए। श्याम चौधरी, उसने आज तक भारतीय जनता पार्टी को अपना खुद का मत नहीं दिया। डॉक्टर योगेश यादव पहली बार आया, उनके परिवार से एक महिला जिला परिषद की सदस्य रहती और जो केवल मात्र नेताओं के परिक्रमा और चापलूसी के आधार पर टिकट पाने की चाहत में थे, वो क्या करेंगे वो समय पे पता चल जाएगा। बड़े जो केंद्र हैं आपके विधानसभा में, श्रीमाधोपुर है, अजीतगढ़ है, अनेक गोलीकांड यहाँ हो गए हैं, दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, करने में कोई और कस नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं इस मामले में पूर्णतः बदनाम हूँ कि मैं बदमाशों के लिए महाबदमाश हूँ, गुंडों के लिए महागुंडा हूँ और शरीफों के लिए मासूम। पेयजल को लेकर भी बहुत से गांवों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। आपके पास में इस पेयजल की समस्या का, सिंचाई की समस्या का निराकरण करने के लिए क्या कोई विजन है? सबसे पहला लक्ष्य है कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को अपराध विहीन किया जाए। अपराध विहीन करने के बाद पेयजल और सिंचाई के पानी की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। पिछले 5 साल में इन दोनों की अदावत को राजस्थान ने बहुत बुरी तरह भोगा। ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये एक संगठित गिरोह द्वारा आम युवा, बेरोजगार बच्चे बच्चियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस कार्यक्रम में हम आपकी चर्चा करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता से। जी हाँ, चुनावी चौसर बिछ चुकी है प्रदेश में, अनेक स्थानों पर टिकट की घोषणाएं भी हो चुकी हैं। कांग्रेस की तरफ से भी टिकट की घोषणाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इसमें बाजी मार चुकी है। पहले जिस तरीके से जंबो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जारी की, उसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक चल रही है, जिस तरीके से नए नए समीकरण बन रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां भी हमारे को देखने को मिल रही हैं। बहरहाल आज हम आ गए हैं श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है यहां के जन नेता झाबर सिंह जी खर्रा पर। आज हम चर्चा करेंगे झाबर सिंह जी से। झाबर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको लगातार पार्टी ने तीसरी बार टिकट दिया है। जिस प्रकार का विश्वास पार्टी ने व्यक्त किया है, उसके बाद जैसे आप जनता में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जाना आना है, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद लगातार क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से जो स्नेह, जो समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, और उसके बाद क्षेत्र में भी हमने जो भ्रमण किया है, और पार्टी के हमारे यहाँ 6 मंडल हैं, 6 मंडल के बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य और पन्ना प्रमुखों की जो मीटिंग हमने की है, उसमें भी सबका उत्साह से पूर्ण रूप से लबरेज थे। और जहाँ जहाँ भी हम गाँव में गए हैं, वहाँ भी आम मतदाता का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरपूर स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद हमें मिला है। ऐसा कहा जा रहा था कि समाचार पत्रों में भी आया, कांग्रेस पार्टी जो है वो सितंबर में टिकटों की घोषणा करने वाली थी, और जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते गए, जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, सितंबर में टिकट की घोषणा करने वाली कांग्रेस पार्टी श्रीमाधोपुर में अभी तक भी उम्मीदवार नहीं दे पाई है। क्या कहना चाहेंगे? खैर, समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों से चर्चा यही थी कि कांग्रेस सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, लेकिन अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और मैं समझता हूँ
कि हमें किसी दूसरी पार्टी के अंदरूनी मामलों में ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरी पार्टी के मामलों में टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो आपकी पार्टी की बात करते हैं। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से भी अनेक लोग दावेदारी कर रहे थे, दावेदारी आपकी भी थी। पार्टी ने तीसरी बार लगातार आप पर विश्वास जताया, लेकिन जिस तरीके से जो अन्य लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे, क्या उनसे चर्चा हो गई है? किस प्रकार का माहौल है पार्टी के भीतर, आपकी पार्टी के भीतर किस प्रकार का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी से जितने भी लोग टिकट की दौड़ में थे, जो वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास के साथ दौड़ में थे, उन सब का सहयोग मिलेगा। और जो केवल मात्र नेताओं की परिक्रमा और चापलूसी के आधार पर टिकट पाने की चाहत में थे, वो क्या करेंगे वो समय पे पता चल जाएगा। लेकिन जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि पिछले 5 साल में राजस्थान और विशेष रूप से श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार के राजनीतिक स्थितियाँ बनी हैं, वो किसी की भी अनावश्यक बात, अनर्गल बात सुनने को तैयार नहीं है। वो इस बात के लिए तैयार बैठी हैं कि कैसे जैसे भी हमें इस अराजकता और जो अपराध चरम पर पहुंचा है, भ्रष्टाचार चरम पहुंचा है, उसको खात्मा करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए आम मतदाता तैयार है। आपने बहुत बड़ी बात एक कही है, अपराध की जो बात है। मेरा श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में घूमना फिरना हुआ, सैकड़ों लोगों से मेरी चर्चा भी हुई है। अपराध का एक विषय जो है वो बड़ा विषय जनता के बीच में बताया जा रहा है। बड़े जो केंद्र हैं आपके विधानसभा में, श्रीमाधोपुर है, अजीतगढ़ है, अनेक गोलीकांड यहाँ हो गए हैं। दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं, रास्ते चलते लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। किस तरीके से मुकाबला कर पाएंगे यदि आपको जनता यहाँ की चुनकर विधायक बनाती है? फिर से बढ़ते हुए अपराध पर किस प्रकार से शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, ये सही है कि जब अल्पमत की कमज़ोर सरकार होती है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बदनीयती होती है, वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों के माध्यम से वो अपना आर्थिक उपार्जन करते हैं, तो निश्चित रूप से अपराधियों को बढ़ावा मिलता है, अपराध को बढ़ावा मिलता है। मैं श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 25 तारीख को मतदान होगा और 3 दिसंबर 2023 को जैसे ही श्रीमाधोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ही जितने भी आपराधिक तत्व श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक अपराध करते रहें, वो रात 12 बजते बजते या तो श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र छोड़कर चले जाएंगे या अपने बिल में वापस घुसकर वो 5 साल बिल्कुल शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। अगर उन्होंने यहाँ जरा भी उपद्रव करने की कोशिश की तो पुलिस और प्रशासन के साथ साथ आमजन और मैं खुद भी उनका जितना मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करने में कोई कोर कस नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं इस मामले में पूर्णतः बदनाम हूँ कि मैं बदमाशों के लिए महाबदमाश हूँ, गुंडों के लिए महागुंडा हूँ और शरीफों के लिए महाशरीफ। बहुत महत्वपूर्ण बात झावर सिंह जी ने कही है कि शरीफों के लिए शरीफ हैं और बदमाशों का, माफिया का खात्मा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। पुलिस प्रशासन के साथ में जो स्थिति परिस्थिति होगी उनका सहयोग करके, लेकिन अपने क्षेत्र से अपराध का समूल नाश करने के लिए कृत संकल्पित हैं। झावर सिंह जी, आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जैसे हमने बात की, तो अपराध का एक ये बड़ा विषय अभी इस समय चल रहा है। पेयजल को लेकर भी बहुत से गांवों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। आपके पास में इस पेयजल की समस्या का, सिंचाई की समस्या का निराकरण करने के लिए क्या कोई विजन है? देखिए, जब मैं 2013 से 2018 में राजस्थान विधानसभा का सदस्य था, मैं लगातार 5 साल इस बात के लिए प्रयासरत रहा कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ जिले के जिन गाँवों में भी पेयजल की समस्या है, वहाँ कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण का काम शुरू किया जाए। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी से लगातार संघर्ष करता रहा और उसी का सुखद परिणाम 2017 में आया, जब उन्होंने कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना के डीपीआर और सर्वे का लगभग 4 करोड़ 70 लाख 75 लाख का बजट स्वीकृति जारी की। मैंने उनसे ये भी निवेदन किया था कि वो 2018-19 के बजट में एक बार अगर इस योजना को शामिल कर दें और एक टोकन मनी का प्रावधान इसमें कर दें तो बजट में जो योजना पड़ जाती है धीरे धीरे वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। और 5 साल में राजस्थान सरकार ने
जो सर्वे और डीपीआर बनी थी उसमें कई प्रकार की उलझनें पैदा करके और जो भारत सरकार को भेजी, वहाँ से कई आपत्तियाँ लग के वापस आई और अब पिछले दिनों उन्होंने उन आपत्तियों का निराकरण करके उसको वापस आगे किया है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2023 से 2028 का जो कालखंड होगा उसमें सीकर जिले के साथ साथ श्रीमाधो विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणियों की पेयजल समस्या का समाधान निश्चित रूप से कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना के माध्यम से करने में हम 2-3 साल में सफल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैंने उस मेरे 13 से 18 के कालखंड में यमुना नदी के जल में जो हमारा हिस्सा था उसके लिए मैंने सरकार से लगातार प्रयास किया था। और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे हथिनी कुंड जो हरियाणा में है, गुड़गांव के पास, वहाँ से हमारी जो फुलेरा रेवाड़ी रेलवे लाइन है उसकी पूर्व दिशा में 75 साल पहले एक कच्ची नहर बनना प्रारंभ हुई थी। उस समय संयुक्त पंजाब था, फिर जैसे जैसे पंजाब का विघटन हुआ, 3 राज्य बने, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ खो गई और वो कच्ची नहर का निर्माण बंद हो गया। अब भी उसके अवशेष दिखाई देते हैं। मैंने राज्य सरकार से 13 से 18 में खूब प्रयास किए, हमारे सिंचाई मंत्री जी से प्रयास किए, मुख्यमंत्री से प्रयास किए, हरियाणा सरकार से बात करवाई और हमारा प्रयास ये था, पहली बात तो ये थी कि वो 75 साल पहले जो भूमि अधिग्रहित हुई और कच्ची नहर बनी, 3 साल तक तो हरियाणा सरकार को उसके कागजात नहीं मिल पाए और कागजात मिले इतने में होते होते चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, उसका सर्वे का थोड़ा सा काम पूरा हुआ था, फिर वो काम भी रुक गया। अब जैसे ही सरकार बनेगी हम एक बार उसको पुनः पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे हरियाणा और राजस्थान सरकार मिलकर उस नहर को पक्की बनवाए। और हमारे सीकर जिले की जो सीमा लगती है हरियाणा से, वहाँ से हमारे नदी नाले प्रारंभ होते हैं। वहाँ अगर वो बाकी भी नहीं तो बरसात के मौसम में बाढ़ का पानी भी हरियाणा हमको देने को सहमत हो जाए, क्योंकि वो अतिरिक्त रूप से बहकर या तो समुद्र में जाता है या बाढ़ की विनाशलीला मचती है। तो वो सारा पानी अगर इधर आएगा, नदी नालों में वो डाला जाएगा, तो हमारे यहाँ प्राकृतिक संरचना ऐसी है कि पानी की मात्रा के आधार पर अगर बहुत कम खर्चे में वो पानी बाड़मेर जैसलमेर तक ले जाया जा सकता है। तो आपसे संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि अगले 5 वर्ष में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई जल के क्षेत्र में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, मेरे मोटे मोटे जो लक्ष्य हैं जी। सबसे पहला लक्ष्य है कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को अपराध विहीन किया जाए। अपराध विहीन करने के बाद पेयजल और सिंचाई के पानी की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। पेयजल की समस्या हम निश्चित रूप से सरकार बनने पर 2-3 साल में निराकरण कर लेंगे। और जो सिंचाई की पानी की समस्या है उसमें भी हम हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच तालमेल बिठवाकर उसका भी 5 साल में निश्चित रूप से कोई न कोई निराकरण कर पाएंगे। और उसके बाद मेरा आगे का लक्ष्य ये होगा कि चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, 3 ऐसे महत्वपूर्ण दोनों ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो आम जन से जुड़े हुए हैं। और मेरी प्रयास ये रहेगा कि हर 30-35 किलोमीटर पर एक चिकित्सा केंद्र ऐसा हो जहां 24 घंटे चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध हो। मैंने कई बार भी सरकार से प्रयास किया था कि अब ये समय चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, उसके बजाय सुदृढ़ीकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सड़कें बन चुकी हैं, हर गांव ढाणी में साधन भी उपलब्ध हैं। इसलिए अगर 30-35 किलोमीटर पे भी एक 24 घंटे चिकित्सक की सुविधा वाला स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो आम आदमी भी दिन में अपनी मजदूरी करके मोटरसाइकिल से अपने परिवार के किसी बीमार सदस्य को ले जाकर दिखा के ला सकता है। लोगों में एक चर्चा है कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जिस प्रकार के मतभेदों की बातचीत चल रही है, क्या लगता है उसका असर श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ने वाला है? देखिए, पिछले 5 साल में इन दोनों की अदावत को राजस्थान ने बहुत बुरी तरह भोगा है। और यही अदावत कांग्रेस में, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, शायद कांग्रेस के टिकट वितरण में भी यही बाधा उत्पन्न हो रही है।
साथ में चर्चा ये भी करना चाहेंगे, एक दौर में कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगते थे कि वे चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ संवैधानिक एजेंसियों का भी वो उपयोग करते थे। ईडी, सीबीआई का नाम उस दौर में भी आता था। आज के इस दौर में भी कांग्रेसी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। अभी हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ छापे पड़े हैं ईडी के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुराने समय में और वर्तमान समय में आपको एक अंतर देखना पड़ेगा। पुराने समय में सीबीआई या जो दूसरी भी जांच एजेंसियां थी, उनका दुरुपयोग किसी न किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके किया जाता था। अब आप अभी ईडी जो कार्रवाई कर रही है, राजस्थान में जितने पेपर लीक हुए, राजस्थान में जिस प्रकार सामूहिक रूप से नकल हुई, और राजस्थान में जिस प्रकार से राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की प्रतिष्ठा बिल्कुल धूल दूषित हुई है, और आम मेहनती गरीब मजदूर किसान के परिवार से निकले उन बच्चे बच्चियों जिन्होंने कड़ी मेहनत करके किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और उनके साथ घोर अन्याय हुआ, ये राजस्थान की आम जन तक ये बात जानती है। और अगर ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी अगर ईडी और सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं समझता हूँ फिर इस प्रकार के एजेंसियों का कोई औचित्य नहीं बनता है। हाँ, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, अपनी सहानुभूति बटोरने के लिए ये आरोप लगा रही है, लेकिन मेरे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता इस मामले में पूरी तरह से जागरूक है और वो चाहे ईडी और सीबीआई पर किसी भी प्रकार के आरोप लगाएं। ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये एक संगठित गिरोह द्वारा आम युवा, बेरोजगार बच्चे बच्चियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, या जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार किया गया है, चाहे वो जल जीवन मिशन में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में हो, चाहे वो केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के कार्यों में हो, और जिस प्रकार सचिवालय के बगल के एक सरकारी कार्यालय के अलमीरा से जिस प्रकार से करोड़ों रुपए और सोना बरामद हुआ है, और फिर भी अगर ईडी और सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगी तो किस दिन कार्रवाई करेगी? कुछ चर्चाएं इस प्रकार की भी थी, हो सकता है पार्टी के भीतर का मामला हो, लेकिन जो चर्चाएं हमने सुनी कि बहुत सारे स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी सांसदों को भी चुनाव लड़वा रही है। कुछ चर्चाएं इस प्रकार की भी थी कि सांसद सीकर के सुमेधानंद सरस्वती श्रीमाधोपुर से या खंडेला से भी चुनाव लड़ने के लिए अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे। अब तो चूंकि घोषणा हो चुकी है यहाँ से आपकी, लेकिन क्या इस प्रकार की बातों में कुछ सत्यता है? सांसद जी कोई ज़मीन नहीं तलाश रहे थे। पार्टी का एक मन था कि कुछ सांसदों को चुनाव लड़ाया जाए, उसमें से पहली लिस्ट में कुछ सांसदों को उम्मीदवार बना दिया गया, और सुमेधानंद जी के बारे में भी विचार चल रहा था कि उनको भी सीकर जिले में कहीं न कहीं से चुनाव लड़ाया जाए। उसमें पहले लक्ष्मणगढ़ की बात चली, फिर दांतारामगढ़ की बात चली, श्रीमाधोपुर की भी चली, खंडेला की भी चली, लेकिन सुमेधानंद जी ने पार्टी को स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि मैं स्थानीय कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने के बजाय मैं चुनाव लड़ूं, ये मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए पार्टी को इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। अब हम इस साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं। मैं चाहूँगा कुछ अलग प्रकार के मैं आपसे प्रश्न करूँगा और केवल एक पंक्ति में आपसे उत्तर लेने की कोशिश करूँगा। देश में सबसे लोकप्रिय नेता? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय नेता? भारतीय जनता पार्टी में हमारे जितने भी प्रदेश स्तर के नेता हैं, चाहे वो हमारे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी हों, चाहे वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी माथुर हों, सभी लोकप्रिय हैं और सबका जन जन तक उनकी पहचान है। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया है आपने। डिप्लोमेटिक नहीं है, आज की तारीख में केवल और केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के पास ही ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे प्रदेश में पहचान है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं है। सचिन पायलट भी एक निश्चित क्षेत्र में ही उसकी पहचान है, बाकी उनका कोई ऐसा नेता है जिसके पूरे प्रदेश में पहचान हो। हमारे यहाँ चाहे ओम जी माथुर हों, सीपी जोशी जी हों, वसुंधरा जी हों,
सबकी, चाहे अर्जुन जी मेघवाल हों, चाहे ओम बिरला जी हों, सबकी पूरे प्रदेश में पहचान। चलिए थोड़ा अलग तरीके से करते हैं इस विषय को। आप लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तमाम प्रदेश के बड़े नेताओं को आप पहचानते हैं, उनकी कोई ना कोई एक अच्छाई आपको ध्यान में होगी ही, क्योंकि लंबे समय से आपका मिलना जुलना है। मैं नाम बोलता हूँ, आपको उनके व्यक्तित्व में या उनकी कार्यशैली में कौन सी चीज़ पसंद आती है वो आप बताइएगा। सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा जी को अगर आप अपनी बात समझाने में कामयाब हो गए तो निश्चित मानिए कि वो काम होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रहा। ओम प्रकाश जी माथुर। माथुर साहब से मेरा बहुत लंबा ताल्लुकात रहा है, और ओम प्रकाश जी माथुर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रदेश के आम कार्यकर्ता तक उनकी पहचान है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। सीपी जोशी साहब भी जब से चित्तौड़ के जिलाध्यक्ष थे, उसके बाद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, सांसद बने, तब से मेरी उनसे पहचान है। और उनमें भी एक खासियत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ख्याल रखते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। सतीश पूनिया जी हमारे यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर, जनता युवा मोर्चा से लेकर, भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक रहे, और उनकी भी समाज के हर वर्ग में एक अच्छी पैठ है और कार्यकर्ताओं में उनकी एक अलग पहचान है। अब हम आएंगे श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ चेहरों के बारे में, हम एक एक पंक्ति में आपकी राय लेना चाहेंगे। सबसे पहले दीपेंद्र सिंह शेखावत। दीपेंद्र शेखावत के बारे में अगर श्रीमाधोपुर क्षेत्र की जनता से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। बालेंदु सिंह इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं? हाँ, प्रयास चल रहा है उनका। भारतीय जनता पार्टी में अनेक सक्रिय कार्यकर्ता कहिए या अनेक प्रकार के पदाधिकारी वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और कुछ जानकारियां इस प्रकार की भी आ रही हैं कि कुछ नाराज़गी जताने की भी बात है। एक पंक्ति में ही केवल आपसे उनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा, नाम के साथ में जो भी आप टिप्पणी करना चाहें, नहीं करना चाहें तो वो आपका मन है। सबसे पहले मैं नाम लूँगा डॉक्टर मंगल यादव के विषय में क्या कहना? डॉक्टर मंगल यादव आप पार्टी कांग्रेस पार्टी से घूमकर भारतीय जनता पार्टी में आया हुआ है। डॉक्टर माधव सिंह। डॉक्टर माधव सिंह अब की बार पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के मार्फत भारतीय जनता पार्टी में आया। श्याम चौधरी। उसने आज तक भारतीय जनता पार्टी को अपना खुद का मत नहीं दिया। कर्मवीर घोसलिया। वो एक बार जिला परिषद का सदस्य रहा है। डॉक्टर योगेश यादव। डॉक्टर योगेश यादव पहली बार आया। उनके परिवार से एक महिला जिला परिषद की सदस्य रह चुकी है। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मेरा एक ही संदेश और एक ही निवेदन है कि वो निर्भीक होकर मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, ताकि जिस प्रकार 2013 से 2018 में श्रीमाधोपुर लगभग अपराध शून्यता की स्थिति में था, वैसा ही कालखंड एक बार फिर 2018 से 2023 का, ये 2023 से 2028 का कालखंड बने, और आम गरीब मजलूम अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखकर मेहनत के बाद चैन की नींद सो सके। तो ये हैं झाबर सिंह खर्रा, तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 2013 से 18 तक विधायक रहे, 18 में इनको जीत नहीं मिल पाई, और इस बार फिर पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए काफ़ी समय रहते हुए ही इनके टिकट की घोषणा कर दी। और इन्होंने जिस प्रकार से हमारे से बेबाक बातचीत की, खुलकर जो चर्चा की, श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से माफियाओं का अंत करने के लिए कृत संकल्पित अपने आप को बता रहे हैं, और जिस भी स्तर तक जाना होगा उसके लिए तैयार हैं। इनकी बातचीत से लग रहा है कि जनता के बीच में जाकर भी यदि संघर्ष करना पड़ेगा तो पुलिस का सहयोग करते हुए भी करेंगे, जनता को साथ लेकर भी करेंगे। साथ ही श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो पेयजल और सिंचाई के जल के लिए भी इन्होंने अपना विजन बताया। हमारी द विवेक व्यूज की यह चुनावी यात्रा फिर चलती रहेगी, किसी न किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचेंगे, और साथ ही सभी दर्शकों को ये भी सूचना देना चाहेंगे कि ये हमने विधायक प्रत्याशी का साक्षात्कार किया, साथ ही हम श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों से चर्चा करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से, क्या कुछ वहां चर्चा है। बहरहाल आपको यदि ये साक्षात्कार अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, और अपने कमेंट करके आप हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत करवाइए। द विवेक व्यूज को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।